गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हमने देखा था कॉस्टिंग का पूरा क्रक्स वे में 30 मिनट्स के अंदर हमने रिवीजन किया था। इसी तरीके से हम पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर जिसमें 6 से 8 मार्क के एमसीक्यू आपके पूछे जाते हैं। चलिए क्विकली हम उसको पूरा पूरा का चैप्टर जो है वो रिवाइज करते हैं, थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल इन अ समराइज वे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन, जो बेसिकली आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड अपने सब कुछ इसके अंदर कवर करते हैं। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अपना रिवीजन राउंड जो होता है वो 30 to 40 मिनट्स में होता है। देखिए 3-4 घंटे के रिवीजन राउंड को रिवीजन राउंड नहीं कहा जाता, उसको पूरा लेक्चर कहा जाता है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। इस तरीके से समराइज वे में मैं आपको चीजें बता दूंगा कि आपके लिए नो बिफोर एग्जाम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप सारा का सारा सिलेबस जो है ना वो आप रिवाइज कर पाओगे। चलिए, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेल। कंसाइनमेंट में गुड्स भेजे जाते हैं, कंसाइनर किसको भेजता है? कंसाइनी को, सेल के लिए। ओनरशिप, ओनरशिप हमेशा किसके पास रहेगी? कंसाइनर के पास रहेगी जब तक वो माल बेचा नहीं जाता। रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होगा कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में, बायर एंड सेलर वाला नहीं होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड, कुछ भी प्लस माइनस होगा तो सब कुछ कौन बेयर करेगा? कंसाइनर बेयर करेगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो है वो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हमारे होते हैं उसके लिए मैंने कवर कर लिए। कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनर माल देता है कंसाइनी को, ओनरशिप किसके पास? कंसाइनर के पास। रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट का रहेगा एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। की पार्टीज कौन होती है इसमें? एक कंसाइनर, दूसरा कंसाइनी। कंसाइनर कौन? ऑनर ऑफ द गुड्स, जो क्या करेगा? परचेज को रिकॉर्ड करेगा, खर्चों को रिकॉर्ड करेगा, सेल को रिकॉर्ड करेगा और प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेगा। कंसाइनी कौन होता है? एजेंट। वो परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेगा? खर्चे जो उसने किए हो, कमीशन इनकम उसकी, और जो पैसा उसने कंसाइनर को दिया हो वो उसको रिकॉर्ड करेगा। कौन रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनी। चलिए, खर्चे कौन कौन से होते हैं ये हमारे एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होने वाले हैं, कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं नॉन रिकरिंग के जो कंसाइनी बेयर करता है। एग्जाम्पल सर, कौन से खर्चे जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग है? फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस, पैकिंग, कस्टम हो सकता है। सर इंपैक्ट क्या होता है नॉन रिकरिंग का? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, जो हमने माल भेजा है ना उसकी कॉस्ट को क्या कर देता है? वो इंक्रीज कर देता है। एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में उन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाता है। समटाइम्स एबनॉर्मल लॉस में भी होगा, बट एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ है? इन ट्रांजिट हुआ है कि कंसाइनी के पास माल पहुंचने के बाद हुआ है, वो देखना पड़ेगा। सो याद रखना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंसाइनर बेयर करता है मोस्ट ऑफ टाइम, बट कभी कभार कंसाइनी भी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग, कस्टम, ये सब आ जाएंगे इससे। रिकरिंग एक्सपेंस जो बार बार होते हैं, गोडाउन का रेंट वगैरह हो गया, ठीक है, वो मोस्टली कंसाइनी करता है, समटाइम्स कंसाइनर भी करता है, ध्यान रखना। यहां पे मैं लिख लेता हूं, गोडाउन रेंट, सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड नहीं किए जाते। इनको डायरेक्टली कहां लिखा जाएगा? अल्टीमेटली पी एंड एल में। पहले तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये कहां जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट में। विच एक्सपेंसेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, कौन से खर्चे जो स्टॉक वैल्यूएशन में पार्ट बनेंगे कंसाइनमेंट में? तो याद रखना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। चलिए नेक्स्ट, कौन कौन से अकाउंट यूज होते हैं कंसाइनर की बुक में? तो कंसाइनर की बुक में बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर कैसा है? तो याद रखना है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम इसमें क्या ढूंढते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनी अकाउंट का नेचर कैसा है? तो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम कंसाइनी से कितनी अमाउंट मांग रहे हैं या हमें उसको देनी बाकी है, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द पर्सन। सो दैट्स व्हाई कंसाइनी अकाउंट कैसा होगा? पर्सनल। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में कहां दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा कि हमने जो गुड्स है वो कंसाइनमेंट में दे दिए। और कंसाइनमेंट अकाउंट में कहां दिखाया जाएगा? तो याद रखना है, कौन सी साइड? डेबिट साइड। चलो, कमीशन, इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो याद रखना, ऑर्डिनरी कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स पे होता है कि जितना माल बेचा उस पे हम आपको इतना कमीशन देंगे। डेल क्रेडर, एक्स्ट्रा रिस्क लेता है कंसाइनी की, कोई भी बैड डेट्स हुआ तो उसकी जवाबदारी मेरी, उसके लिए हम उसको कौन सा कमीशन देते हैं? डेल क्रेडर। तीसरा, ओवरराइडिंग कमीशन, जिसका एक और नाम आप याद रख सकते हो, इसको एक्स्ट्रा कमीशन भी कहा जाता है, स्पेशल कमीशन भी कहा जाता है।
होता क्या है सर ये ओवरराइडिंग कमीशन, कि ये हम ऑर्डिनरी एंड डेल क्रेडिटर के अलावा अपने कंसाइनी को देते हैं कि उसने कोई प्रमोशनल एक्टिविटी की, कोई उसने एक्स्ट्रा एफर्ट किया अपने नॉर्मल वर्क के अलावा, तो हम कई बार एक अलग टाइप का कमीशन उसको देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल इनवॉइस प्राइस से ऊपर की प्राइस पे अगर वो तुम माल बेचते हो तो उस डिफरेंस अमाउंट पे हम आपको 1% एक्स्ट्रा देंगे। जनरल देना है, ऑर्डिनरी देना है, डेल क्रेडिटर देना है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा वो कर रहा होगा कि भाई कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा प्राइस में वो माल दे रहा है, तो हम उसको कौन सा कमीशन दे सकते हैं? स्पेशल कमीशन, जिसको ओवरराइडिंग कमीशन भी कहा जाएगा। डेल क्रेडिटर कमीशन अगर आप देते हो तो बेड डेट्स कौन बॉर्न करेगा? कंसाइनी बॉर्न करेगा, कंसाइनर बॉर्न नहीं करेगा, ध्यान रखना है। जब डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हो तो बेड डेट्स किसके ऊपर आएगा? कंसाइनी के ऊपर। ओके, चलिए क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो स्टॉक की कॉस्ट प्राइस होगी, परपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, कौन से खर्चे? नॉन रिकरिंग खर्चे, उनका प्रपोर्शन। प्रपोर्शन सर कैसे? कि भाई आपने 10,000 का माल दिया था और 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग थी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इस 10,000 में से आपके पास 1,000 क्वांटिटी रह गई, तो 1,000 क्वांटिटी की अमाउंट कितनी? कि भाई 10,000। ठीक है, ये आपने क्या निकाला? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली। अब खर्चों की बात करते हैं, भाई 10,000 का माल था, 1 लाख रुपया अमाउंट थी, 1,000 क्वांटिटी बची, तो 10,000 उसकी वैल्यूएशन हो गई। अब 10,000 के माल पे, क्वांटिटी पे, फॉर एग्जाम्पल आपने खर्चा किया 10,000 रुपए का, 10,000 क्वांटिटी भेजने पे आपने नॉन रिकरिंग खर्चा कितना किया? 10,000। तो 1,000 क्वांटिटी पे खर्चा प्रपोर्शनेट कितना होगा? 1,000। तो इस तरीके से प्रपोर्शनेट खर्चा हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस की जगह पे आपको क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस पे गिनना पड़ेगा? आपको इनवॉइस प्राइस पे गिनना पड़ेगा, और उसके लोडिंग की एंट्री आपको ऑपोजिट साइड में लिखनी होती। लोडिंग मतलब उसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना था। ठीक है, चलिए अनसोल्ड स्टॉक के अंदर हमको प्रोपोर्शनेटली नॉन रिकरिंग खर्चे जो है कंसाइनर के ऐड कर देने हैं, और नॉन रिकरिंग खर्चे किसके ऐड कर देने हैं? कंसाइनी के। लेकिन खर्चे कौन से? नॉन रिकरिंग। कौन कौन सी चीजें इन प्रोपोर्शनेट खर्चे में कंसीडर नहीं करनी है? रिकरिंग खर्चे कंसीडर नहीं होते, कमीशन खर्च कंसीडर नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस कंसीडर नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक है अपना एबनॉर्मल लॉस। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, मोस्ट टेस्टेड एरिया है ये। कैसे होता है एबनॉर्मल लॉस? आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, कुछ ऐसी चीजों की वजह से नुकसान हो गया जिसको रोका जा सकता था। वैल्यूएशन कैसे करेंगे? जैसे हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं वैसे ही करेंगे। जितनी कॉस्ट है आपकी एबनॉर्मल लॉस, जितना भी गुड्स आपका गया उसकी कॉस्ट प्लस प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब यहां ध्यान रखना, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किसका? दोनों का नहीं। अगर आपका नुकसान ट्रांजिट में हुआ है, कंसाइनी के पास माल पहुंचे उससे पहले, तो सिर्फ एंड सिर्फ किसके खर्चे लेने हैं? कंसाइनर के। लेकिन माल कंसाइनी के पास पहुंचा, उसके बाद कोई नुकसान हुआ है, तो आप कंसाइनी के भी प्रपोर्शनेट खर्चे कंसीडर करोगे। इफ एबनॉर्मल लॉस इज अनइंश्योर्ड, तो हम क्या करेंगे? उसको पी एंड एल में डेबिट करेंगे। चलिए नॉर्मल लॉस, लॉजिक इसमें चाहिएगा थोड़ा। कॉज क्या होता है नॉर्मल लॉस का? जिसको आप रोक नहीं सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके प्रोडक्ट में कुछ इवोपरेट हो गया, कुछ लीकेज हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी। इंपैक्ट क्या आएगा? इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। आपके जो माल की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? उससे इंक्रीज हो जाएगी। सर ये कैसे होगा? तो देखो बहुत सिंपल है, कि आपने 10,000 क्वांटिटी भेजी और उसकी अमाउंट थी 1 लाख रुपए। अब जब वो माल कंसाइनी के पास पहुंचा, तो ऐसा मान लेते 10% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, मतलब 1,000 क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कितना बचेगा अब? 9,000। अब वो जो नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था उसकी कोई अमाउंट नहीं होती है। याद रखना, नॉर्मल लॉस की कोई अमाउंट नहीं होती है, वो सिर्फ यूनिट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगेन टोटल कॉस्ट तो आपकी कितनी रही? 1 लाख। अगर आप डिवाइड करो तो आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई, 1 लाख डिवाइड बाय 9,000। अब आपकी कॉस्टिंग 11.11 आ रही है।
जबकि पहले कॉस्टिंग क्या थी आपकी 10 रुपीज। तो नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। कैसे निकालते, तो मैंने इसको फॉर्मूला में भी डाला है कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस। तो ये रहा मेरा टोटल कॉस्ट। अच्छा, इस टोटल कॉस्ट में ध्यान रखना है एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे, ठीक है। चलिए, गुड सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस, आपने इनवॉइस प्राइस पे माल बेचा हो तो कंसाइनर जो है वो इनवॉइस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करेगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है सामने हमको लोडिंग की एंट्री देनी रहेगी। अच्छा, लोडिंग की एंट्री देने का मतलब आप उसमें से लोडिंग को रिमूव कर रहे हो। लोडिंग कैसे निकालेंगे सर, इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको लोडिंग कहते हैं। लोडिंग का मतलब प्रॉफिट एलिमेंट। लोडिंग किस किस पे होगा, जो गुड्स भेजा वो, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो, और जो गुड्स रिटर्न किए उसके ऊपर। जहां जहां गुड्स की बात चलेगी ना, वहां वहां पे वो लोडिंग होगा, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे माल दिया है तो। सर इसको रिमूव कैसे करते हैं, तो आप याद करो, आप डेबिट साइड में लिखते हो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे, उसके सामने आप उसके लोडिंग की एंट्री देते हो। मतलब ये इनवॉइस प्राइस थी, ये आपके प्रॉफिट की एंट्री थी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मतलब इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट माइनस हो गया, आपने एक्चुअली एंट्री किस पे की, कॉस्ट पे की, मतलब लोडिंग रिमूव हो चुका है। अच्छा, एडजस्टमेंट फॉर लोडिंग हम करेंगे, क्योंकि हमको ट्रू प्रॉफिट निकालना होता है तो हमको लोडिंग को क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। चलिए, अब कंसाइनी की बुक्स में देखते हैं क्या होता है। कंसाइनी क्या रिकॉर्ड करेगा, जो खर्चे उसने अपनी जेब से पे किए, जो उसने कमीशन अर्न किया, जो अमाउंट उसको रेमिट की है उसने या उसको पे करनी है, वो दोनों चीजें वहां पे रिकॉर्ड होगी। क्या रिकॉर्ड नहीं करेगा कंसाइनी, परचेज रिकॉर्ड नहीं करेगा, माल बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो रिकॉर्ड नहीं होगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करेगा। चलो, परफॉर्मा इनवॉइस एंड अकाउंट सेल। परफॉर्मा इनवॉइस सेंट बाय कंसाइनर कंटेन द डिस्क्रिप्शन एंड प्राइजेस। ध्यान से देखना, इसके ऊपर भी एमसीक्यू होते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजेगा, कंसाइनर भेजेगा। क्या होगा उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइजेस। और अकाउंट सेल कौन भेजेगा, कंसाइनी भेजेगा, जिसके अंदर क्या लिखा होगा कि भाई टोटल माल कितना बेचा, कंसाइनी ने कितने खर्चे किए, कंसाइनी का कमीशन क्या है, उसने कितना पैसा दे दिया है, उसको कहते हैं हम अकाउंट सेल। वो पूरा का पूरा हिसाब किताब बना के देगा। सो इनवॉइस कौन बनाएगा, कंसाइनर। सेल रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, कंसाइनी। चलो, कॉमन एमसीक्यू ट्रैप्स क्या होते हैं इसके अंदर, कि हु बेयर बैड डेट्स। अगर डेल क्रेडिटर दिया है तो कंसाइनी, डेल क्रेडिटर नहीं दिया है तो कंसाइनर। विच एक्सपेंस एड्स टू स्टॉक वैल्यू, कौन से खर्चे स्टॉक में ऐड होते हैं, तो नॉन रिकरिंग। गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा लोडिंग की ऑपोजिट साइड एंट्री करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती, बट कॉस्ट पर यूनिट उससे क्या हो जाती है मेरी, इंक्रीज हो जाती है। एब नॉर्मल लॉस का क्या होगा सर, सेपरेट एंट्री होगी, और स्टॉक की वैल्यूएशन वगैरह में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। गुड्स कौन ओन करता है, हु इज द ऑनर ऑफ द गुड्स, तो ऑनर ऑफ द गुड्स कौन है, कंसाइनर। रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में, प्रिंसिपल एंड एजेंट का, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारे कंसाइनमेंट का बेसिक क्रक्स जो होते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अब देखो, जितने भी टॉपिक मैंने आपको यहां पे बताए, अब मैं आपको बताता हूं किसके ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। देखो, हमारे पूरे पेपर में, अकाउंट के पेपर में एक चीज बहुत ही कॉमन है कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पर डोंट बी इन ट्रैप, इंस्टीट्यूट कभी भी पूरा पेपर प्रैक्टिकल भी निकाल सकता है। अभी तक जो हमने देखे है कि जितने भी पिछले साल के पेपर्स हुए हैं, उसका अगर मैं प्रॉपर एनालिसिस करूं टाइमिंग वाइज, तो उन्होंने हर बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। लेकिन हमको दोनों करके जाना है, 300 प्लस का जो टारगेट अचीव करना है, ठीक है, उसके लिए आपको सब कुछ करना है, अत्र तत्र सर्वत्र। यू शुड नो एवरीथिंग, सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग। उनको जो पूछना है पूछे, तुमको सब आना चाहिए। इसलिए मैं सारे चैप्टर्स के आपके लिए रिविजनल वीडियो तैयार कर रहा हूं। ओके, चलिए, एमसीक्यू किस किस पे हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं। इसके ऊपर कोई एक एमसीक्यू हो सकता है कि भाई ऑनरशिप किसके पास रहती है, रिलेशनशिप क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन बॉन्ड करता है, ठीक है। अच्छा, कंसाइनर क्या रिकॉर्ड करता है और कंसाइनी क्या रिकॉर्ड करता है, उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा। हाँ, इस पे होगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या है, रिकरिंग एक्सपेंस क्या है, इसके ऊपर एमसीक्यू होने के चांसेस है।
कंसाइनर क्या क्या यूज करेगा, अच्छा इसके ऊपर भी होते, ध्यान रखना है। कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। कमीशन टाइप, थ्री टाइप्स, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर एंड ओवरराइडिंग कमीशन। अच्छा ये कैलकुलेट किस पे होते हैं, टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होते हैं पहले वाले दोनों, और जो लास्ट वाला है ओवरराइडिंग वो भी सेल्स पे ही होता है लेकिन डिफरेंस अमाउंट पे होता है। जैसे आपने 100 रुपए इनवॉइस प्राइस का माल 120 में बेचा, तो उस 20 रुपीज पे जो आप उसको पे करोगे कमीशन, उसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। फिर वैल्यूएशन खास ध्यान रखनी है, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है आपको। तो जो भी आपके पास माल बचा है उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस है, अगर इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस पे करो, ठीक है, और उसके अंदर प्रोपोर्शनेटली जो नॉन रिकरिंग खर्चे उसमें ऐड कर देने। रिकरिंग को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ नॉन रिकरिंग, और जो लोडिंग होगा उसका प्रॉफिट वो उठा के आपको क्या कर देना है, ऑपोजिट साइड में लिख लेना है। ये हो गया हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में फायर एक्सीडेंट थेफ्ट की वजह से हो जाता है, और उसका वैल्यूएशन भी सेम स्टॉक की तरह होता है, लेकिन वो हमेशा कॉस्ट पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लोडिंग की इफेक्ट नहीं देते। तो अगर आपको इनवॉइस प्राइस पे गुड्स दिया हुआ है और अगर आप एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी आप क्या फाइंड कर लो, पहले कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम मिला हो तो क्या करेंगे, हम उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जो लॉस हुआ है उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। कंसाइनमेंट भी लिखते हैं, बट दूसरी इफेक्ट नॉर्मली देखा जाए तो हम उसको पीएनएल अकाउंट में देते हैं। चलिए नॉर्मल लॉस के ऊपर भी एमसीक्यू होने के पूरे पूरे चांसेस है। नॉर्मल लॉस में आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी अमाउंट लिख लेनी है, ठीक है, पहले आप अमाउंट लिख लो, क्वांटिटी लिख लो, उसके बाद आप क्या करो, उसके अंदर जो नॉर्मल लॉस है वो आप माइनस कर दो, आपको नेट क्वांटिटी मिल जाएगी, अमाउंट आपकी वही रहेगी, और अमाउंट को आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। एमसीक्यू ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, तो ध्यान रखना है नॉर्मल लॉस से आपकी पर यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर गुड सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर हम इनवॉइस प्राइस पे एंट्री करेंगे लेकिन साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, लोडिंग को रिमूव करना पड़ेगा। लोडिंग किस किस में होगा, गुड्स एंड पे होगा, क्लोजिंग स्टॉक पे होगा, और गुड्स रिटर्न पे होगा, और जहां जहां पे गुड्स है वहां पे इनवॉइस प्राइस हो सकती है। चलिए फिर ये तो ठीक था। परफॉर्मा इनवॉइस, हाँ इसके ऊपर एमसीक्यू हो सकता है, याद रखना परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजेगा, कंसाइनर, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा होगा, कौन से गुड्स से कंसाइनर ने भेजे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइजेस क्या है, सब कुछ लिखा होगा। और अकाउंट सेल कौन भेजेगा, कंसाइनी भेजेगा, उसमें क्या लिखा हुआ होगा, कितना माल भेजा, सॉरी कितना माल बेचा, कितने खर्चे हुए, क्या क्या कमीशन है जो कमीशन एजेंट को लेने, कंसाइनी को लेने, और कितना पैसा उसने कंसाइनर को दे दिया, उसकी पूरी रिपोर्ट बना के वो देगा, ठीक है। कॉमन एमसीक्यू इस तरीके से हो सकते हैं, बेड डेट्स कौन बेयर करता है, अगर डेल क्रेडिट दिया तो कंसाइनी, अदरवाइज कंसाइनर। कौन से खर्चे जो है वो स्टॉक की वैल्यू में ऐड किए जाते हैं, तो याद रखना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। गुड्स अगर आप इनवॉइस प्राइस पे देते हो तो आपको लोडिंग की अमाउंट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट में एडजस्ट हो जाएगा, कोई सेपरेट अकाउंटिंग इफेक्ट उसकी होगी नहीं। एब नॉर्मल लॉस सेपरेट एंट्री करेंगे, जस्ट जैसे स्टॉक कैलकुलेट करते वैसे ही करेंगे, लेकिन एब नॉर्मल में क्या याद रखना है, एब नॉर्मल रस्ते में हुआ तो खाली कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट खर्चे, और कंसाइनी के पास पहुंचा उसके बाद हुए तो सिर्फ कंसाइनर एज वेल एज कंसाइनी दोनों के खर्चे प्रोपोर्शनेटली ऐड होंगे। लेकिन कौन से खर्चे ऐड होंगे, नॉन रिकरिंग, ध्यान रखना रिकरिंग खर्चे नहीं, नॉन रिकरिंग खर्चों की बात चल रही है। अच्छा गुड्स कौन ऑन करेगा, ऑनर कौन होगा, कंसाइनर। रिलेशनशिप क्या होगी ये दोनों की, प्रिंसिपल एंड एजेंट की, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट कंसाइनमेंट चैप्टर है क्या, वो सब कुछ मैंने कवर कर दिया। देखो हर प्रैक्टिकल गिनने नहीं बैठना है, प्रैक्टिकल आपने गिन लिया, आपने रिवीजन कर लिया, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। मेरी एमसीक्यू बुक के जितने एमसीक्यूज है वो आप लोगों ने सॉल्व कर दिए होंगे। अब आपको रिवीजन करना है क्विकली, कि फटाफट फटाफट सारी चीजें याद रखनी है। तो ये सब कुछ समराइज हो गया यहाँ पे कि क्या क्या है, फिर बस खाली आपको उसको इंप्लीमेंट करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट्स इट। 8 मार्क आपके इसके अंदर सिक्योर हो गए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका कॉस्टिंग का बताया था कि कैसे हम 30 मार्क उसमें लेके आएंगे, तो पूरे 32 मिनट्स के अंदर हमने पूरे कॉस्टिंग को रिवाइज कर दिया था, ठीक है। आज हमने कंसाइनमेंट कर दिया, बाकी लेक्चर्स में मैं बाकी चैप्टर्स आपके लिए लेके आऊंगा। ओके चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने सारे दोस्तों को भी भेजिए, और जिसको भी गूगल फॉर्म वाली एग्जाम्स देनी है हमारे 300+ टारगेट ग्रुप में,
तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक गूगल फॉर्म की लिस्ट दूंगा, वो पहले आप फिलअप कर देना। ओके, उसके बाद आप कभी भी गूगल फॉर्म की एग्जाम दे सकते हो, अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो। ठीक है, वी हैव मल्टीपल राउंड ऑफ गूगल फॉर्म एग्जाम्स, जिसमें आप घर बैठे अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। और उसके तुरंत बाद जो एग्जाम आपने दी है उसकी पीडीएफ, उसका फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो, सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो जहां जहां आपने गलती की होगी वो आपको पता चल जाएगी, उसको करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो, और अगली एग्जाम में वो गलती दोबारा ना हो उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, बाय बाय।